अब यहाँ पर देखना, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 है, आपको क्या बनानी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। किसकी बुक्स में मुझको काम करना है, अश्मिता की बुक्स में काम करना है, और मुझको यहाँ पर कुछ क्या दी हुई, ट्रांजेक्शन दी हुई। तो जब आप घर में जाके नोट्स बनाओगे ना, तो आप सबसे पहले ये चीज़ समझ लेना कि हम कर क्या रहे हैं, हमको क्वेश्चन में क्या दी हुई रहेंगी, ट्रांजेक्शन दे रखी रहेंगी। क्लियर हो गया, क्या दी हुई रहेगी क्वेश्चन में मुझको, ट्रांजेक्शन्स, और इस ट्रांजेक्शन से मुझको क्या बनानी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है, ठीक है। इतना मुझको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन मुझको क्या देगा, इससे मुझको क्या बनानी है। अब इसके लिए मैंने तुमको कुछ रूल्स बताए, मैंने आपको क्या रूल्स बताए हैं, मैंने आपको रूल्स बताए हैं डेबिट और क्रेडिट में। मैंने कहा यहाँ पे ए प्लस और ए माइनस, एल माइनस और एल प्लस, और एन माइनस और एन प्लस। ये एन का मतलब मैंने बताया था आपको नॉमिनल, ठीक है। नॉमिनल का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इस वाली को मैं एन माइनस बोलता हूँ, इसको मैं एन प्लस बोलता हूँ। अब एक चीज़ का ध्यान में रखना कि पूरी बुक में मेरे पास इनके अलावा और कुछ नहीं है। इसका मतलब हम पूरी बुक को सिर्फ इन्हीं रूल्स के ही बेसिस पर हम समझेंगे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये असेट्स बढ़ेगा तो मैं कहाँ पर शो करूँगा, डेबिट में। असेट्स कम होगा तो कहाँ पर दिखाऊंगा, सेम ऐसी क्रेडिट। लिएबिलिटी कम होगी कहाँ दिखाऊंगा, डेबिट। लिएबिलिटी बढ़ेगी कहाँ दिखाऊंगा, क्रेडिट। और ये नॉमिनल का समझना, अगर मैं एन माइनस कहूँ तो आप समझ जाना मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं एन माइनस बोलूँ तो आप समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर मैं एन प्लस बोलूँ तो आप समझ जाना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इसके बारे में। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन मुझको क्या देगा, ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, लेन देन, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन मुझको क्या देगा, ट्रांजेक्शन, और इन ट्रांजेक्शन के बेसिस में मुझको क्या बनानी है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, आज से हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 से, ठीक है। क्या बनानी है आपको, जर्नल एंट्रीज। किस बेसिस में बनाओगे, आपको कोई ट्रांजेक्शन दी हुई रहेगी। मुझको किसकी बुक्स में बात करनी है, अस्मिता की बुक्स में। और बिना स्केल के आप काम नहीं करोगे, हमेशा जब भी आप बनाओगे इस तरीके का फॉर्मेट बनाओगे। किसकी बुक्स में आप काम कर रहे हो, जर्नल ऑफ अश्मिता। आपने सबसे पहले क्या लिख दिया, डेट के बाद पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो, और फिर डेबिट और क्रेडिट। इसी हिसाब से बनाना बिल्कुल, ठीक है। ट्रांजेक्शन नंबर फर्स्ट देखो 2025 है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर सीख लेना, अप्रैल 1 दिख रहा है, फिर सेकेंड, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिख रहा है। मैं आपसे जब भी पूछूं कि क्या है तो आप बोलोगे कि भाई ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। याद रखना, मैं आपसे जब भी पूछूं ये क्या है तो आप मुझको कहोगे कि यार ये है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब मैं बोलूँ इसका मतलब क्या है तो आप बोलोगे इसका मतलब है डे टू डे वाइज। सिंपल सी बात है। मतलब देखो सबसे पहले अप्रैल 1 के ट्रांजेक्शन है, अप्रैल 2 है, अप्रैल 3 है, अप्रैल 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, फिर 9, फिर 10। ऐसा नहीं रहेगा कि तुमको 10 तारीख पहले दिख रही है, फिर 9 दिख रही है, फिर 8, फिर उसके बाद 5, फिर 6, नहीं। ये देखो 1, 2, 3 एंड सो ऑन करके दिख रही है। मैं आपसे पूछूं कौन सा ऑर्डर तो आप मुझको कहोगे कि भैया ये है मेरे पास क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसका मतलब क्या होता है, डे टू डे वाइज। इतनी बात समझ में आ रही। चलो अब पहली वाली ट्रांजेक्शन देखना ध्यान से। पहली वाली है अश्मिता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अश्मिता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो आपको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, आपको एक और बात समझनी पड़ेगी कि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये याद आ रहा है। ये क्या बोलता है कि फर्म अलग और बिजनेस का मालिक अलग। अब इस चार्ट में देखना कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि मेरे पास फर्म अलग है, उसका मालिक अलग है। समझ में आई बात या नहीं आ रही। जो फर्म है इसको मैं क्या बोलता हूँ, आर्टिफिशियल पर्सन। ये क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल पर्सन। और जो ये आपको दिख रहा है ये कौन हो जाएगा आपके पास, नेचुरल पर्सन हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि मुझे बताओ इस चार्ट में कितने पर्सन दिख रहे हैं आपको, 1 की 2 की 3, 2 दिख रहे हैं। आप बोलोगे भैया एक कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन, और दूसरा कौन है, नेचुरल पर्सन है। कोई दिक्कत तो नहीं है। जब तक बुक खत्म ना हो तब तक आप हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अकाउंटेंट आप किसके हो? फर्म के हो। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है? फर्म कौन है आपके पास? आर्टिफिशियल पर्सन है, और जो इसका मालिक है वो कौन है? नेचुरल पर्सन है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बात करोगे? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे। एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो बोलता है कि भैया फर्म अलग और बिजनेस का मालिक अलग। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? फर्म अलग और बिजनेस का मालिक अलग। हमें हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई दिक्कत तो नहीं है? एंट्री नंबर पहली है कि अश्मिता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अश्मिता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो अब ध्यान से समझना, आपको इस बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। इसको आप समझ लो, ये कौन है? अश्मिता है। ये कौन है? अश्मिता है। क्या मुझे अश्मिता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है? बताओ। आप बोलोगे नहीं, हमें अश्मिता से कोई मतलब नहीं है, हमें तो बिजनेस से मतलब है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अश्मिता ने क्या करा? बिजनेस में पैसा लगाया। क्लियर हो रहा? अश्मिता ने क्या करा? बिजनेस में पैसा लगाया। समझ में आया? अगर आप बुक का नाम देखोगे ना, तो बुक का नाम क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। यही तो है आपकी बुक का नाम। क्या है? यही तो है ना आपकी बुक का नाम है। आपने मुझे कहा कि बुक का नाम है हमारे पास डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। यही है, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन हो ना, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, उसके हमेशा डबल इफेक्ट होने वाले हैं। ट्रांजेक्शन कोई भी हो, उसके कितने इफेक्ट होंगे? डबल इफेक्ट। अब मेरा काम क्या है कि मुझे ढूंढना है कि यहाँ पर वो दो अकाउंट कौन कौन से हैं। बता सकते हो आप मुझको कि ये पहली वाली ट्रांजेक्शन में दो अकाउंट कौन कौन से हैं? ठीक है, आप मुझको बोलोगे भैया एक है कैश और दूसरा कौन सा है? कैपिटल। आपने मुझे कहा एक है यहाँ पर कैश और दूसरा कौन सा है? अब मैं तुमसे फिर पूछूंगा कि मुझको बताओ कैश क्या है। ऑप्शन तुम्हारे पास ये तीन है, या तो असेट होगा, या फिर लायबिलिटी, या फिर नॉमिनल। आपने मुझे बोला कि भैया कैश क्या है? असेट है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं पूछूंगा कैपिटल क्या है, बताओ। असेट्स है, या फिर लायबिलिटी है, या फिर नॉमिनल है? तो आप मुझको बोलोगे कि भैया ये है हमारे पास लायबिलिटी। और कौन सी लायबिलिटी है? इसको हम इंटरनल लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, लायबिलिटी मतलब ये मेरा नहीं है पैसा, ये मैंने किसी से लिया है। यहीं पर देखो, क्या ये पैसा फर्म का है? आंसर है नहीं, ये तो मालिक का है। कल के दिन इसको वापस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैंने कहा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो कि फर्म के पास कैश बढ़ गया है, कम हुआ? नहीं, अश्मिता के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। देखो ना, सोचो। अश्मिता स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अश्मिता ने क्या करा? कैश के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। तो क्या अश्मिता ने 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाए होंगे? यस और नो? पहले मुझको ये बताओ। तो इसके पास से हुआ ना कम, लेकिन फर्म के पास तो कैश क्या हो गया? बढ़ गया। और अश्मिता के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे सोचना ही नहीं है। नहीं आई बात समझ में? अश्मिता के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे सोचना ही नहीं है, मुझे तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप मुझको कहोगे कि भैया हमारे पास कैश क्या हो गया? बढ़ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब मुझको बताओ कि लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई? लायबिलिटी बढ़ी या कम हुई? तो मुझको कहोगे भैया लायबिलिटी भी क्या हो गई? बढ़ गई। सोचो ध्यान से, अभी तो जीरो है ना, अभी तो इस फर्म ने किसी के कोई पैसे नहीं दे देने। जब अश्मिता ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, तब इसकी लायबिलिटी कहाँ से कहाँ पहुँच गई? 0 से 1 लाख, तो बढ़ नहीं गई। आपको क्या समझना है? सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो क्या बोलता है कि फर्म अलग और जो बिजनेस का मालिक है वो अलग। मतलब जो ओनर इसमें इन्वेस्ट करेगा तो वो फर्म की लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी होगी, क्योंकि ये दोनों को मैंने क्या बताया कि ये दोनों अलग अलग है। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, मैंने कहा कि फर्म अलग और उसका मालिक अलग, एक नहीं है। इतने में कोई दिक्कत है तो बताओ। पक्का? तो आप मुझको कहोगे कि भैया क्या है हमेशा ही हमको सोचना है ऐसी है? मैं बोलूँगा बिल्कुल। सबसे पहले आप इन दोनों को खोजोगे, उसके बाद आप देखोगे असेट से लायबिलिटी है या फिर नॉमिनल है, उसके बाद उनका प्लस माइनस देखोगे। सिंपल है। मुझको बताओ ए प्लस कहाँ पर आता है? ये देखो रूल्स मैंने कहाँ बताए। ए प्लस कहाँ पर आता है? ए प्लस कहाँ पर आता है? आप मुझे बोलोगे भैया ए प्लस कहाँ आ रहा है? डेबिट में आ रहा नहीं आया समझ में? ए प्लस कहाँ आ रहा है? डेबिट में आ रहा है। तो आप इसके ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? यहाँ पर डेबिट लिख दोगे। क्लियर हो गया? और एल प्लस कहाँ पर आ रहा है? ये देखो एल प्लस कहाँ पर आ रहा है? क्रेडिट में। आई बात समझ में? तो आप इसको कहाँ पर लिख दोगे? क्रेडिट में। क्लियर हो गई बात या नहीं हो रही? अगर आपको ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो डायरेक्ट एंट्रीज में मत जाना, ये सब चीज़ें तुमको लिख के चलनी है।
समझ में आया? जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर करोगे तो ये सब भी आपके पास होना चाहिए। स्टार्टिंग पर आपको ये लिखना पड़ेगा और कुछ टाइम बाद आपके दिमाग में ये चीज़ सेट हो जाएंगी। स्टेप नंबर 1, पहले आप इनको ढूंढोगे, फिर आप देखोगे कि भैया असेट से या फिर क्या है लायबिलिटी, फिर आप देखोगे डेबिट होगा उस मतलब प्लस होगा या फिर क्या होगा माइनस होगा, उसके हिसाब से क्या हो जाएगा डेबिट या फिर क्रेडिट। इतने में कोई भी दिक्कत तो मुझे बताओ, पक्का? एंट्री देखो, अब एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब तुमको समझ में आई कि ये एंट्री इस तरीके से क्यों बनी है, कि कैश मेरे पास डेबिट में क्यों आया और कैपिटल मेरे पास क्रेडिट में क्यों आया। मैं आपको मॉडर्न अप्रोच से ये चीज़ समझा पाया, पहली वाली क्लियर हो गई बात? अच्छा, दूसरी वाली समझना। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश 5000, परचेज ऑफिस फर्नीचर इन कैश 5000। इसमें ये चीज़ समझो पहले आप, देखो ध्यान से समझना। एक क्या रहेगा क्वेश्चन में, कई के बाद तुमको क्या दिया हुआ रहेगा, गुड्स या फिर क्या दिया हुआ रहेगा, असेट्स। क्लियर हो गया? ध्यान से समझना, या तो क्या दिया हुआ रहेगा या फिर क्या दिया हुआ रहेगा, असेट्स। अगर गुड्स दिया हुआ रहा, अगर क्वेश्चन में गुड्स दिया हुआ रहा तो गुड्स के 4 नाम होते हैं, याद रखना। इस क्लास को दोबारा से जाके देखना, तब जाके बहुत सारी चीज़ें और अच्छे ढंग से दिमाग में आएंगी। गुड्स के कितने नाम होते हैं, 4। जब गुड्स हम खरीदते हैं तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, परचेज। जब मैं गुड्स बेचता हूँ तो उसको मैं क्या बोलता हूँ, सेल्स। जब मैंने कोई सामान खरीदा उसको मैं वापस कर रहा हूँ तो मैं उसको क्या बोलूँगा, परचेज रिटर्न। और बिकाऊ माल वापस आया तो मैं उसको क्या बोलूँगा, सेल्स रिटर्न। इनके 2 नाम होते हैं, याद रखना। इसको मैं और किस नाम से जानता हूँ, परचेज आउटवर्ड के नाम से जानता हूँ। इसको मैं किस नाम से जानता हूँ, परचेज इनवर्ड के नाम से जानता हूँ। अब पहले यहाँ पर ध्यान देना, मैंने कहा अगर गुड्स दिया हुआ हो तो मैं गुड्स के नाम की जगह इन चारों का वर्ड यूज़ करूँगा। गुड्स के नाम की जगह मैं इन चारों का नाम यूज़ करूँगा। इसका कहने का मतलब है गुड्स की जगह गुड्स का नाम इस्तेमाल नहीं होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, गुड्स होता क्या है तो आप इसको ध्यान में समझना। गुड्स होता है मेरे पास नॉमिनल। कौन सा होता है, गुड्स नॉमिनल, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो ध्यान से समझना, जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो क्या मेरा खर्चा होता है, तो मैं परचेजेस में n- का रूल लगा रहा हूँ। मैं फिर से समझा रहा हूँ, अगर तुमको क्वेश्चन में क्या दिख गया, गुड्स दिख गया, जैसे कि ये देखो, ये परचेज गुड्स इन कैश, तो तुमने यहाँ पे गुड्स देखा, क्या तुम गुड्स के नाम की जगह गुड्स का नाम इस्तेमाल करोगे? आंसर है नहीं। तुम्हें पता है गुड्स के हमारे पास 4 नाम है, या तो परचेज या फिर सेल्स या फिर परचेज रिटर्न और या फिर सेल्स रिटर्न। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने कहा गुड्स क्या होता है, नॉमिनल होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। जब मैं गुड्स खरीदूंगा तो मैं उसमें काय का रूल लगा रहा हूँ, n- का। आप मुझे बोलोगे थोड़ा इसको और समझाओ। मैंने कहा n- का रूल क्या बोलता था, n- का रूल बोलता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये देखो, n- का रूल क्या बोलता था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? फिर मैं तुमसे पूछूंगा कि जब मैं कुछ खरीदता हूँ तो क्या मेरा खर्चा होता है? आप बोलोगे यस, बिल्कुल होता है, इसलिए मैंने उसमें n- का रूल लगाया। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? फिर से समझाऊँ, आपको समझाऊँ फिर से? ठीक है, सबसे पहले आप ये समझो गुड्स होता क्या है, सुनना ध्यान से। सबसे पहले आप ये समझो, ये आपके पास बिजनेस है, ठीक है, आपके पास बिजनेस है। एग्जाम्पल से आपने कहा कि भैया मैं मेरी है बिजनेस का नाम है प्राची स्टेशनरी शॉप, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको जितनी भी स्टेशनरी दिख रही है ना, आपके शॉप में जितनी भी क्या है स्टेशनरी है, ये सब आपके लिए क्या है, गुड्स है। मैंने कहा क्यों, गुड्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, मैंने खरीदा तो है लेकिन काई के लिए, बेचने के लिए। समझ में आई बात या नहीं आ रही? कोई भी चीज़ मैंने खरीदी तो है लेकिन काई के लिए, बेचने के लिए, तो वो कहाँ पर आ जाएगी, गुड्स पर आ जाएगी। लेकिन आप ही के शॉप में कुछ रैक्स वगैरह भी है लगे हुए जहाँ पर तुमने पूरा ये गुड्स रखे हुए, तो क्या ये जो रैक्स हैं क्या ये बेचने के लिए हैं? तो ये कहाँ पर आएंगे, असेट्स में आएंगे। पहले आप गुड्स की डेफिनेशन समझे। गुड्स की डेफिनेशन क्या है कि मैंने खरीदा तो है लेकिन काई के लिए, बेचने के लिए। समझ में आया? मैंने कहा मेरे पास एक कार है, मैंने कहा मेरे पास एक कार है, क्या ये कार मैंने बेचने के लिए ली है? आंसर है नहीं। तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, असेट्स। ये आया समझ में? लेकिन आप किसी कार के शोरूम में गए, आपको वहाँ पे बहुत सारी कारें दिख रही हैं, तो सबका सब क्या हो जाएगा, वो गुड्स हो जाएंगी उन कंपनी के लिए, क्योंकि उन्होंने खरीदी काई के लिए, बेचने के लिए। क्या मैं आपको इतना डिफरेंस पहले बता पाया? पक्का? तो मैंने कहा अगर आपको क्वेश्चन में दिख जाए गुड्स, तो गुड्स कौन सा है? मैंने कहा नॉमिनल है, तो गुड्स की जगह आप गुड्स का नाम इस्तेमाल नहीं करोगे,
आपके पास 4 नाम है, आप परचेज इस्तेमाल कर सकते हो, आप सेल्स इस्तेमाल कर सकते हो, आप परचेज रिटर्न इस्तेमाल करोगे और सेल्स रिटर्न इस्तेमाल करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैंने कहा मान लो इस वाली ट्रांजेक्शन में देखो, अप्रैल 3 की ट्रांजेक्शन में देखना, अप्रैल 3 वाली पर देखना, अभी अप्रैल 3 वाली को समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं तुमने देखा परचेज गुड्स इन कैश, तुमने कहा अभी इसने हमको समझाया कि गुड्स की जगह गुड्स का नाम इस्तेमाल नहीं करना है, हम 4 नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोलोगे अभी इसने समझाया कि गुड्स की जगह गुड्स का नाम इस्तेमाल नहीं करना, हम 4 नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बार मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, इस बार मैं गुड्स क्या कर रहा हूँ, तो मैं इन चारों में से क्या यूज़ करूँ, परचेज, सेल्स या फिर क्या। तो आपने कहा कि भैया ये इस्तेमाल करो। मैंने कहा तुमने ये क्यों कहा, क्योंकि तुमने कहा कि जब हम कुछ खरीदते हैं तो हमारा खर्चा होता है, जब हम कुछ खरीदते हैं तो क्या होता है, हमारा खर्चा होता है। तो मैंने कहा इसमें रूल का एक लगेगा, तो तुमने मुझे कहा भैया इसमें n- का रूल लगेगा। नहीं आया समझ में? अब मैंने कहा n- का रूल क्या बोलता है, तो तुम मुझे यहाँ पर लेके गए, n- का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब आई बात समझ में? तो आपने मुझे कहा कि भाई एक तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा परचेज, एक तो क्या हो जाएगा, परचेज हो जाएगा। इतनी मेरी बात समझ में आ रही? और दूसरा क्या हो जाएगा, देखो परचेज गुड्स इन कैश, दूसरा क्या हो जाएगा बता सकते हो, बोलो। दूसरा तुम बोलोगे भैया क्या हो जाएगा, कैश, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी आपने परचेज में काय का रूल लगाया था, n- बोलोगे, समझ में? n- का मतलब क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना कि मैं बार बार पूरी लाइन ना बोल के, मैं अगर n- बोलूँगा तो आप समझ जाना। अगर मैंने n- बोल दिया तो आप समझ जाओगे कि किसके बारे में बोल रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर हो गया? अब मुझको बताओ कैश क्या होता है, कैश क्या होता है, एसेट। अब तुम मुझको कहोगी क्या भैया हमेशा कैश असेट ही रहेगा? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, कैश हमेशा क्या रहने वाला है, असेट ही रहेगा। सिंपल सी बात है, बस दिमाग ये लगाना है कि बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा। सोचो बताओ, बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा? कम हो रहा है। क्योंकि जब आप कुछ खरीदते तो कैश क्या होता है, कम होता है। समझ में आया? अब मुझको बताओ कि n- कहाँ पर आता है, जहाँ पे एक्सपेंसेस और लॉसेस। डेबिट या फिर क्रेडिट, डेबिट। डेबिट, तो ये कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट। और a- कहाँ आता है, क्रेडिट। क्रेडिट में आता है। समझ में आया? आपके दिमाग में ये रूल बिल्कुल सेट होने चाहिए। मेरे पास इसके अलावा पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं है, यही है बस। मुझको तुमको हर चीज़ इसी से ही समझानी है। तुम्हें समझ में आना चाहिए। a+ कहाँ आएगा, डेबिट में, a- कहाँ आएगा, क्रेडिट में, l- कहाँ आएगा, डेबिट में, l+ कहाँ आएगा, क्रेडिट में, n- कहाँ आएगा, डेबिट में, n+ कहाँ आएगा, क्रेडिट में। इतना आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया? अगर मैं n- कहूँ तो आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, n+ कहूँ तो आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। क्लियर हुआ? जब आप घर में जाओगे क्लास को दोबारा से देखोगे तो बीच में रोक रोक के एकदम प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना। अभी तो मैं जल्दबाजी में समझा रहा हूँ ना, घर में जाके जब दोबारा से देखोगे आराम से रोक रोक के प्रॉपर एक तरीके से नोट्स बनाना। क्लियर हुई बात? इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो क्या बनेगी, एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब तुमको समझ में आएगा कि ओहो एंट्री इस तरीके से बन रही है, परचेज डेबिट में क्यों आ रहा तुमको अब समझ में आया, और कैश यहाँ पर क्रेडिट में क्यों आया तुमको अब समझ में आया। अब तुम रट नहीं रहे हो, अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि परचेज डेबिट में क्यों आ रहा और कैश क्यों आ रहा है, कैश यहाँ पर क्रेडिट में क्यों आ रहा है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आप समझ पाए, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आप मुझको कहोगे कि भाई अगर क्वेश्चन में तुमने ये तो हमको समझा दिया कि गुड्स में काय का रूल लगाना है नॉमिनल का, और इन चारों में से देखना है। अगर असेट्स हुआ तब हम क्या करेंगे, असेट्स की जगह मैं असेट्स का ही नाम इस्तेमाल करता हूँ, असेट्स की जगह मैं असेट्स का ही नाम इस्तेमाल करता हूँ। जैसे कि सपोज करते ये वाला देखो, अप्रैल 2 वाला देखो, आपने यहाँ पर ऑफिस फर्नीचर खरीदा और किस में खरीदा, कैश में। अब मुझको बताओ कि यहाँ पर 2 अकाउंट कौन कौन से हैं। फर्नीचर अकाउंट, कैश। आपने मुझे कहा कि भाई एक तो क्या है फर्नीचर है और एक क्या है कैश है। तो मैंने कहा बताओ फर्नीचर क्या होता है, आपके पास ऑप्शन है कितने, 3 है। असेट्स होगा या फिर लायबिलिटी या फिर नॉमिनल। आपने मुझे कहा भाई क्या होता है, असेट्स। कैश क्या होता है, असेट्स। फर्नीचर बढ़ रहा है कम हो रहा, बढ़ रहा है। तो a+, और कैश बढ़ रहा है फिर कम हो रहा, a-। इतनी मेरी बात समझ में आ रही। a+ कहाँ पर आता है, डेबिट। डेबिट में आता है। a- कहाँ आता है, क्रेडिट। क्रेडिट में आता है। अब तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि क्या बन रही है एंट्री, देखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तब तुमको पूरी समझ में आएगी ये चीज़ें। ये देखो कि फर्नीचर डेबिट में क्यों है और कैश क्रेडिट में क्यों है। थोड़ी बहुत बात समझा पाया मैं, ये वाली ये यस सर। इनके पीछे कहानी समझ में आई आपको? यस सर।
तो आपने कहा कि भाई हमको ये तो समझ में आ गई, अप्रैल 1 समझ में आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई। अब देखो ये है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी एंड कंपनी। अब तुमने कहा इसने मुझको अभी बताया कि गुड्स दिख जाए तो 4 नाम का ध्यान में रखना। तुमने देखा कि परचेज गुड्स है तो एक तो परचेज तो पक्का है, तुमने कहा कि एक तो परचेज क्या है, पक्का है। क्लियर हो रही ये बात। लेकिन इस बार हमने उधार पर खरीदा हरी एंड कंपनी से। इस बार हमने कैसे खरीदा, उधार पर। तो आप मुझको बताओ हरी एंड कंपनी मेरे लिए क्या बन जाएगा, हरी। क्रेडिटर। बहुत बढ़िया। आपने कहा कि जब भी हम उधार पर खरीदते तो सामने वाली पार्टी क्या बन जाती है, क्रेडिटर। हिंदी में मैं इसको क्या बोलता हूँ, लेन देन। लेनदार। लेनदार। ठीक है। आपने बोला कि भैया जब भी हम उधार पर सामान खरीदते हैं सामने वाली पार्टी क्या बन जाती है, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, लेनदार होता है। सिंपल सी बात है। यहाँ तक बात समझ में आई आप दोनों को। अच्छा मुझको बताओ मैं परचेज में काय का रूल लगाऊंगा, परचेज में तुम बोलोगी अभी तुमने सिखाया कि गुड्स के 4 नाम होते हैं और वो क्या होता है, नॉमिनल होता है। तो तुमने कब इसमें n- का रूल लगा दो तुम। परचेज में काय का रूल लग जाएगा, n- का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। n- समझे। मुझको बताओ हरी एंड कंपनी में काय का रूल लगाऊंगा, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होती है। याद रखना जब भी आप उधार पे सामान खरीदोगे सामने वाली पार्टी क्या बन जाएगी, क्रेडिटर। और क्रेडिटर्स क्या होती है, लाइबिलिटी। तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो L+ का रूल या फिर L- का रूल, L+ का रूल। या थोड़ी बहुत बात समझ में आ रही, बिना सोचे समझे आपको कोई भी एंट्री नहीं बनानी है। ये परचेज डेबिट में क्यों आया मैं पूछूंगा तो बता दोगे। ये हरी एंड कंपनी क्रेडिटर से समझे, L+। अब आप मुझको बताओ n- क्या होगा, डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। अब आप समझ गए कि भाई ये तो क्या होगा, डेबिट होगा। और L+ क्या होगा, क्रेडिट होगा। आई बात समझ में। मैं फिर से समझा रहा हूँ कि मेरे पास इसके अलावा और कुछ समझाने के लिए है नहीं। A+, A-, L-, L+, N-, N+, इन्हीं के ही कॉम्बिनेशन चलते रहेंगे बस। तब आप समझोगे कि ओहो एंट्री हमारी इसलिए इस तरीके की बनी है। कौन सी, ये वाली देखो, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट। अब तुमको समझ में आएगा कि परचेज डेबिट में क्यों है और हरी एंड कंपनी क्रेडिट में क्यों है। क्योंकि हमने उधार पर खरीदा, सामने वाली पार्टी क्या बनी, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी में काय का रूल लगा, L+ का। L+ क्या हो रहा, क्रेडिट हो रहा। अभी इसमें तुम्हें जितनी मेहनत करनी है उतनी मेहनत कर लो। एक टाइम बाद इतना सोचना नहीं पड़ेगा, समझ में आया। लेकिन अभी स्टार्टिंग में मुझे इसकी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात या नहीं आ रही। अगला उसके बाद ये हमने कर लिया, ये हो गया। अब एक काम करना, आप यहाँ से ट्राई करना घर में। ये मैं होमवर्क के लिए डाल रहा हूँ लेकिन इसी सेम तरीके से। कल मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा फिर, ठीक है। इतना कर लेना आप।